स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे प्रयोगवाद में गजानन माधव मुक्तिबोध को। इसके पहले हम लोगों ने अगे जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को देखते हैं। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी टॉपिक इसमें हैं सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस आधार पर प्रश्न बन रहे हैं नए पैटर्न पर उसी से मिलता हुआ ये टॉपिक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इनका जन्म 1917 ईस्वी में श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्योरपुर ग्वालियर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किसे गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है? तो मुक्तिबोध को। इन्हें फैंटेसी का कवि भी कहा जाता है। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। किसे प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है? तो गजानन मुक्तिबोध को। आगे देखते हैं। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतुबंध माना जाता है। इन्हें खबर या भयानक बातों का कवि भी कहा जाता है मुक्तिबोध को। इन्होंने फैंटेसी काव्य शैली को अनुभव की कन्या कहा है। इनकी कविताएं नाटकीय है। अनुभव की कन्या किसे कहा गया? तो इनकी किसकी शैली को? तो मुक्तिबोध की शैली को कहा गया है अनुभव की कन्या। आगे देखते हैं। अब देखेंगे विभिन्न आलोचकों की दृष्टि में मुक्तिबोध के बच्चन सिंह के अनुसार देखते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। मुक्तिबोध एक साथ ही प्रयोगवादी भी है। मुक्तिबोध एक साथ ही प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी हैं। ये किसका कथन है? तो बच्चन सिंह का। और ये पहला कथन कौन सा था इनका? मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। ये दोनों मिलता जुलता है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, किसने कहा था मुक्तिबोध के विषय में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण कहा? तो बच्चन सिंह ने। तीसरा कथन देखते हैं। प्रयोगवाद प्रखर बौद्धिक व्यक्तिवाद और मानसिक व्याघातों का चित्रण इन्हें पसंद न था। यह कथन भी महत्वपूर्ण क्या था? प्रयोगवाद प्रखर बौद्धिक व्यक्तिवाद मानसिक प्रत्याघातों का चित्रण इन्हें पसंद नहीं था। महत्वपूर्ण कथन है। अब देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। तो आगे देखते हैं। इन्होंने क्या कहा? शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार मुक्तिबोध हिंदी संसार की एक घटना बन गए। कुछ ऐसी घटना जिसकी ओर से आंखें मूंद लेना असंभव था। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला जी का है। आगे देखते हैं। क्या है नामवर जी का कथन? नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद निराला की है। मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है। प्रश्न बन सकता है कि किसने कहा कि मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है? तो नामवर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह ने क्या कहा? कविताओं को एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। किसने? शमशेर बहादुर ने। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध यह भी पूछा गया है। अशोक वाजपेयी ने क्या कहा है? भयानक बात का कवि कहा है। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, भयानक बात का कवि किसे कहा जाता है? तो मुक्तिबोध को। और किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा ने या प्रभाकर माचवे ने क्या कहा था। अब देखते हैं प्रभाकर माचवे के अनुसार इन्होंने क्या कहा। मुक्तिबोध की कविता लावा है। क्या कहा था? मुक्तिबोध की कविता लावा है, प्रभाकर माचवे ने कहा था। रामविलास शर्मा के अनुसार इनकी कविता आरक्षित जीवन की कविता है, अपराध भावना का अनुसंधान है।
किसने कहा था कि इनकी कविता अपराध भावना का अनुसंधान है? तो रामविलास शर्मा ने कहा था। इंद्रमदान के अनुसार इनकी कविता आत्मसंशोधन का अनुसंधान है। इंद्रमदान ने इनकी कविता आत्मसंशोधन का अनुसंधान है, इंद्रमदान का कथन है ये। डॉक्टर निर्मला जैन के अनुसार इनकी कविता को आरक्षित जीवन की कविता कहती हैं। आरक्षित जीवन की कविता मुक्तिबोध को कौन कहता है? तो निर्मला जैन। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मुक्तिबोध की काव्य रचनाएं कौन कौन सी है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में महत्वपूर्ण उनका काव्य संग्रह है। भूरी भूरी खाक धूल 1980 की है, यह सन याद कर लीजिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में है और भूरी भूरी खाक धूल 1980 की है। चांद का मुंह टेढ़ा है के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या लिखते हैं, देखते हैं कि यह एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि मुक्तिबोध की किस रचना को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि यह एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है? तो चांद का मुंह टेढ़ा। अब देखते हैं मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं कौन कौन सी है? पूंजीवादी समाज के प्रति, बेचैन झील, ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, अंधेरे में, मेरे लोग, भूल गलती, इसी बैलगाड़ी को, एक अंतरकथा, शब्द का अर्थ जब। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अंधेरे में कविता। अंधेरे में कविता के संदर्भ में आलोचकों के क्या मत है? अंधेरे में कविता के संदर्भ में आलोचकों के क्या मत है? रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार देखते हैं। अंधेरे में एक लंबे खंडों में कवि की समस्या तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। यह रामस्वरूप किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार है। शमशीर बहादुर के अनुसार हिंदी के स्वस्थम आधुनिक काव्य सृष्टि का यह अंधेरे में कविता सर्वोपरि विजय चिन्ह है। रामविलास शर्मा के अनुसार अपराध भावना का अनुसंधान तथा डॉक्टर नामवर सिंह अस्मिता की खोज कहते हैं। इंद्रमदान इसे क्या? आत्मसंशोधन का अनुसंधान तथा प्रभाकर माचवे लावा कहते हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर निर्मला जैन इसे अंतःस्थल का विप्लव कहती हैं। क्या कहती है निर्मला जैन? अंतःस्थल का विप्लव कहती हैं अंधेरे में कविता जो उनकी है। जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा आरक्षित जीवन की कविता कहते हैं। किसने अंधेरे में कविता को आरक्षित जीवन की कविता कहा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अंधेरे में कविता का प्रारंभिक नाम आशंका के दीप अंधेरे में। सबसे पहले नाम क्या था अंधेरे में? उसका नाम क्या था? आशंका के दीप अंधेरे में। ये याद कर लीजिएगा। अंतःस्थल का विप्लव निर्मला जैन ने कहा था और रामविलास ने आरक्षित जीवन की कविता कहा है रामविलास ने। आगे देखते हैं। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, चकमक की चिंगारियाँ, एक स्वप्न कथा, अंतःकरण का आयतन, चंबल की घाटी, अंधेरे में डूबता हुआ डूबेगा, दिमागी गुंधकार का उरांग उटांग, मेरे सहचर मित्र इत्यादि कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविताएं संकलित नहीं है? तो जितनी भी कविताएं हैं उनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं अब। तो जितनी भी कविताएं हैं सबको आप नोट करते चलिएगा, और जितनी भी कविताएं हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लिए अंधेरे कविता में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं, कौन कौन सा है फिर से देखिए। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, चकमक की चिंगारियाँ, एक स्वप्न कथा, अंतःकरण का आयतन, चंबल की घाटी, अंधेरे में डूबता हुआ कब डूबेगा, दिमागी गुंधकार,
गुआंधकार का ओरांग उटांग, मेरे सचित्र मित्र इत्यादि कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे मुक्तिबोध के गद्य साहित्य। काठ का सपना जो कहानी संग्रह है। सतह से उठता है महत्वपूर्ण इनकी रचना, कई बार एग्जाम में पूछा गया यह भी कहानी संग्रह है। भारत इतिहास और संस्कृति निबंध संग्रह है। भारत इतिहास और संस्कृति निबंध संग्रह है। मुक्तिबोध की समीक्षाएं। समीक्षा की समीक्षा, सुमित्रानंदन पंत, शमशेर मेरी दृष्टि में, धरती एक समीक्षा। आगे देखते हैं। आगे क्या है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या कहा है, नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की है। यह कथन ऐसे प्रश्न हो सकता है, यह कथन किसका है कि मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की है, तो नामवर सिंह का है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद है। मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघुमानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। क्या है, लघुमानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। तो यह कथन किसका है, रामविलास शर्मा का। नहीं याद हो रहा पूरा कथन तो बस ये 2 शब्द याद कर लीजिएगा। विराट पुरुष किसका था, रामविलास शर्मा का। अशोक वाजपेयी के अनुसार मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं, अशोक वाजपेयी। तो हम लोगों ने मुक्तिबोध जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। अब देखेंगे दूसरे कवि रघुवीर सहाय जी को। चलिए आगे देखते हैं। तो देखेंगे रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ था। 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था, 1929 में लखनऊ में हुआ था। अब इनकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। ये दूसरे शतक के कवि थे। दोबारा से देख लीजिए, कौन था, रघुवीर सहाय। ये दूसरे शतक के कवि थे। नवजीवन दैनिक समाचार पत्र से जुड़े थे। प्रतीक पत्रिका के सहायक संपादक भी रहे हैं रघुवीर सहाय। अज्ञे के साथ इन्होंने अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका वाक संपादित किया था। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, त्रैमासिक पत्रिका वाक का संपादित अज्ञे जी के साथ किसने किया था मिलकर, तो रघुवीर सहाय ने। आगे देखते हैं। देखते हैं अब कुछ दिनों तक दिनमांग पत्रिका के भी संपादक रहे हैं। इनकी प्रथम कविता अंत का प्रारंभ है। रघुवीर सहाय का प्रथम कविता कौन सा है, अंत का प्रारंभ है। प्रथम काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, यह इनका प्रथम काव्य है। प्रथम कविता अंत का प्रारंभ है। आगे देखते हैं। कुछ दिनों तक दिनमांग पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। प्रथम कविता अंत का प्रारंभ। प्रथम काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप। अब देखते हैं इनका काव्य संग्रह कौन कौन सा है। सीढ़ियों पर धूप इनका तो प्रथम था, 1960 में प्रथम काव्य संग्रह है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में है। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी में है। लोग भूल गए हैं 1982 में। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में। एक समय था 1994 में। आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी है रघुवीर सहाय की। तो अधिनायक, नेता क्षमा करे, हकीम और औरत में महत्वपूर्ण है। रामदास, लोकतंत्रीय मित्र, अधेड़ औरत, कोई एक मतदाता, नारी, अकेली औरत, अधेड़ औरत, अकेली औरत, ये भी महत्वपूर्ण है। हमारी हिंदी, चढ़ती स्त्री, भक्ति औरत, भीड़ में मैकू और मैं, बैग में लड़कियां, अकाल, ये कविताएं की महत्वपूर्ण है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर इन्हें 1884 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस रचना पर मिली थी, तो
लोग भूल गए थे और कब मिली थी तो 1984 में। रास्ता इधर से है तथा जो अपनी हम बना रहे हैं उनका कहानी संग्रह। आगे देखते हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो आपातकाल से संबंध कविताओं का संग्रह है। हंसो हंसो जल्दी हंसो कैसी कविता है तो आपातकाल से संबंध कविताओं का संग्रह है। दिल्ली मेरा परदेश इनकी डायरी विधा की रचना है, जो धर्मयुग पत्रिका में 1960 से 1963 ईस्वी तक दिल्ली की डायरी नामक स्तंभ के रूप में प्रकाशित हुई। इस स्तंभ में रघुवीर सहाय सुंदरलाल के नाम से लिखते थे। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि रघुवीर सहाय अपनी किस रचना में सुंदर लाल के नाम से लिखते थे, तो किस रचना में? दिल्ली मेरा परदेश। और यह किसमें प्रकाशित हुआ था? तो धर्म युग में। कब? 1960 से 1963 ईस्वी में। कहाँ? दिल्ली मेरा परदेश किस विधा की रचना थी? तो डायरी विधा की रचना थी। यह महत्वपूर्ण है कि सुंदर लाल के नाम से लिखते थे रघुवीर सहाय। कौन सी रचना? दिल्ली मेरा परदेश। रघुवीर सहाय का कथन है, लोकतंत्र बहुत मोटे तौर पर लोकतंत्र ने हमें इंसान की शानदार जिंदगी और कुत्ते की मौत के बीच चाप दिया है। रघुवीर सहाय का कथन है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं तीसरे रचनाकार या कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। तो देखेंगे सबसे पहले इनका जन्म 1927 ईस्वी में बस्ती में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ था? बस्ती में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख विशेषताएं, ये तीसरे शतक के कवि थे। बाल पत्रिका या पराग के संपादक रहे। बाल पत्रिका और पराग के ये संपादक रहे। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह हेतु इन्हें 1883 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। काव्य संग्रह देखते हैं। काठ की घंटियां 1959 में, बांस का पुल 1963 में, एक सुनी नाव 1966 में, गर्म हवाएं 69 में, कुआनो नदी 73 में, जंगल का दर्द 1976 में। आगे भी रचनाएं हैं। जंगल का दर्द 1976 में, खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में है। आगे देखते हैं। अब इनका नाटक देखते हैं कौन कौन सा है। बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, रूपमती, बाज बहादुर। इनका क्या है? 4 नाटक है। बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, रूपमती और 5वां होरी धूम मचारी। यह नाटक है किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अब देखते हैं पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, इनके लघु उपन्यास तथा उड़े हुए रंग इनका उपन्यास है। उपन्यास कौन सा? पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, इनके लघु उपन्यास उड़े हुए रंग हैं। बाल साहित्य देखते हैं। बतूता का जूता, बंगू की टाई, भौं भौं खो खो, लाख की नाक, ये इनका बाल साहित्य है। अब देखते हैं इनकी चर्चित कविताएं कौन कौन सी है। कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, विगत प्यार, पत्थर के फूल, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा, मौत की आंखें, ये इनकी कविताएं हैं। आगे देखते हैं। हमसे मेरी बड़ी हो तुम, चलो घुमाए, ये इनकी सब कविताएं हैं। अब देखेंगे हम लोग दूसरे रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह। कुछ दिनों तक इनका जन्म 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था और ये उत्तराखंड में पड़ता है देहरादून। कुछ दिनों तक हंस पत्रिका के संपादक कार्य भी किए हैं। प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी हैं। बच्चन सिंह के अनुसार वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग हैं और कहीं दोनों एक अद्भुत रासायनिक घोल है। यह कथन किसका है शमशेर बहादुर सिंह के विषय में? तो बच्चन सिंह का। अब देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह के विषय में और लोगों ने क्या कहा है। अज्ञे ने क्या कहा? शमशेर कवियों के कवि हैं। किसने कहा? अज्ञे ने। मुक्तिबोध ने क्या कहा? शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है।
प्रेरणा जीवन के प्रसंगबद्ध रसवादी कवि है। मुक्तिबोध ने कहा था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा है। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। किसने कहा था कि शमशेर का गद्य जातीय हिंदी गद्य है? तो रामचंद्र तिवारी ने कहा था कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। मलयस के अनुसार शमशेर मूड्स के कवि हैं, पूछा भी गया कई बार एग्जाम में। किसी भी जन के नहीं है, विष्णु खरे। शमशेर की शमशेरियत महत्वपूर्ण है, ये विष्णु खरे हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर विरोधी। आगे देखते हैं। विरोधी मन स्थितियों को इसकी कला साधती है। आगे देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह के कथन देखते हैं। टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ। किसने कहा? मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ, तो शमशेर बहादुर ने। अपनी काव्यकृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान नहीं लगती। अपनी काव्यकृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान नहीं लगती। किसने कहा था? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। यह भी महत्वपूर्ण है इनका। कला कैलेंडर की चीज़ नहीं है, वह कलाकार की अपनी बहुत निजी चीज़ है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चन सिंह के अनुसार। बच्चन सिंह ने क्या कहा? वे न गेय की तरह कला के प्रति अत्यधिक सचेत और न मुक्तिबोध की तरफ प्रतिबद्ध हैं। यह बच्चन सिंह का कथन है। दूसरा कथन क्या है शमशेर बहादुर के विषय में? वे रोमांटिक होकर भी रोमांटिक नहीं है, प्रगतिवादी होकर भी प्रगतिवादी नहीं है, प्रयोगवादी होकर भी प्रयोगवादी नहीं है। यह कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का है। शमशेर पर कोई लेबुल नहीं लगाया जा सकता। यदि कोई लेबुल लगाया जा सकता है तो कवि का लेबुल सही अर्थ में वे कवियों के कवि हैं। यह भी महत्वपूर्ण इनका है। निराला जी के प्रति शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं, छू किया करते। निराला जी के विषय में लिखते हैं, छू किया करते हैं आधुनिकतम दाह मानव का, साधना स्वर में शांति शीतलतम का। आगे देखते हैं। मुक्तिबोध के प्रति शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं, चमन खिलता है, चमन खिलता था, तू लिखता था और वह लिखना कैसा था। यह मुक्तिबोध के प्रति है। शमशेर बहादुर सिंह का है कि चमन लिखता था, तू लिखता था और वह लिखना कैसा था। बच्चन सिंह के अनुसार शमशेर में अंतर्दृष्टि संपन्न कल्पना के कवि हैं। शमशेर अंतर्दृष्टि संपन्न कल्पना के कवि हैं। वे खूबसूरत लयात्मक दृष्टि सृष्टि करते हैं, लयात्मक सृष्टि करते हैं। यह भी बच्चन सिंह का कथन है कि शमशेर अंतर्दृष्टि संपन्न कल्पना के कवि हैं, वे खूबसूरत लयात्मक सृष्टि करते हैं। अब देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। कुछ कविताएं 59 में, कुछ और कविताएं 61 में। चुका भी नहीं हूँ मैं, महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1975 में, इतने पास अपने 1980 में, बात बोलेगी 1981 में, काल मुझसे होड़ है मेरी 1988 में, टूटी हुई फिर बिखरी हुई 1990 में। आगे देखते हैं। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, हम नहीं सुकून की तलाश 98 महत्वपूर्ण रचना है। अन्य रचनाएं उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 में, दुआब लेख संग्रह या निबंध संग्रह है। शमशेर की डायरी विधा की रचना है। अब आगे देखते हैं चर्चित कविताएं कौन कौन सी इनकी है। उषा, गिरते आकाश, बात बोलेगी, दिन किसमिसी, रेशम गोरा, भारत की आरती, चुका भी नहीं हूँ मैं, अकाल, सागर तट, अमन का राग, लंबी कविता है इनकी। अमन का राग कैसी कविता है? तो लंबी कविता है। दूब लेकर सीधा नारा, माई, तुर्कमान गेट, एक पीली शाम, रोशनी की लहर, टूटी हुई बिखरी हुई, बैल, जीवन की कमान, मेरी असली जमीन तो रोमानी थी, रोमानी बनी रही। आगे देखते हैं।
देखेंगे हम लोग दूसरे रचनाकार नरेश मेहता जी को। तो इनके विषय में जानते हैं, इनका जन्म, इनकी रचनाएं। तो नरेश मेहता जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? पूर्ण शंकर। कभी कभी इनका मूल नाम भी पूछ देता है। तो नरेश मेहता का क्या नाम है? पूर्ण शंकर शुक्ल। नरेश मेहता का मूल नाम है पूर्ण शंकर शुक्ल। इनका खंडकाव्य कौन कौन सा है? संशय की एक रात, बहुत महत्वपूर्ण रचना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1962 है। महाप्रस्थान 1965 में। प्रवाद पर्व 1977 में। सबरी 1978 में। प्रार्थना पुरुष 1986 में। आगे देखते हैं। अब देखेंगे मुक्तक काव्य रचना इनकी कौन कौन सी है। बोलने दो चिड़ को 1961 में। मेरा समर्पित एकांत 1962 में। वन पाखी सुनो 1957। उत्सवा 1969। तुम मेरा मौन हो 1982। अरण्या 1985। आखिरी समुद्र से तात्पर्य 1988 से। पिछले दिनों नंगे पैर, ये भी महत्वपूर्ण है, पिछले दिनों नंगे पैर। आखिरी समुद्र से तात्पर्य महत्वपूर्ण है। ये जितनी भी रचनाएं हैं मुक्तक काव्य है। समय देवता इनकी दीर्घ लंबी कविता है, समय देवता। आगे देखते हैं। अब इनके देखते हैं नाटक कौन कौन सा है। सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं। क्या है? सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं इनकी नाटक है। एकांकी संग्रह कौन कौन सा है? सनोवर के फूल, पिछली रात की तरफ। कहानी संग्रह तथापि, एक समर्पित महिला, जल सागर। आगे देखते हैं। इनका उपन्यास कौन कौन सा है? इनका उपन्यास कौन कौन सा है? तो उपन्यास डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन। आगे देखते हैं। इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं। निशा जी, बंद छवि भी इनकी कहानी साहित्य है। निशा जी और बंद छवि इनकी कहानी साहित्य है। अब देखते हैं अन्य रचनाएं। जीवनी देखते हैं हम। अनिकेत, मेरे लेखन के 50 वर्ष। अनुवाद आधी रात कोई दस्तक दे रहा है, ये अनुवाद इनका हुआ है। अब देखते हैं अन्य रचनाएं। काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, मुक्तिबोध एक अवधूत, कविता कवि, शब्द पुरुष, अज्ञेय, ये महत्वपूर्ण रचना है। काव्यात्मक का दिक्पाल, साधु न चले जमात। आगे देखते हैं फिर इनकी और भी रचनाएं हैं। गांधी, संपादन देखते हैं इनका कौन सा है। संपादन गांधी गाथा खंड काव्य है ये। साहित्यकार पत्रिका, कृति श्रीकांत वर्मा के साथ पत्रिका, भारतीय श्रमिक पत्रिका, आगामी कल पत्रिका, वाग्देवी पत्रिका, अरण्या पर साहित्य अकादमी मिला था इनको। अरण्या पर साहित्य अकादमी मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। संपादन किसका किसका किए थे, तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह संशय की रात को नाट्य शैली में रचित लंबी कविता मानते हैं। किसने संशय की रात को किसने क्या माना है? लंबी कविता मानते हैं, तो बच्चन सिंह। नरेश मेहता कहते हैं वह आग लिखना चाहते हैं किंतु उनका व्यक्तित्व आग लिखने से मना करता है। यह किसने कहा था? तो नरेश मेहता ने कहा था। आगे देखते हैं। अब क्या आगे है? अब देखेंगे संशय की एक रात, जो इनकी रचना है। इसके नायक कौन थे? तो राम थे। पात्र लक्ष्मण, नील, जामवंत, छाया, जटायु, हनुमान थे। संशय की एक रात के नायक कौन कौन था?
नायक तो राम थे और पात्र लक्ष्मण, नील, जामवंत, छाया, जटायु, हनुमान थे। प्रथम सर्ग में क्या है? साझ का विस्तार और बालू तट है। द्वितीय सर्ग में क्या है? वर्षा भीगे अंधकार का आगमन है। यह संशय की एक रात का दूसरा सर्ग है। तृतीय सर्ग में क्या है? मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय है। क्या है चतुर्थ सर्ग में? तो संदिग्ध मन का संकलन और सवेरा है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग गिरजा कुमार माथुर जी को। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1919 में मध्य प्रदेश में हुआ था। ये शकुंत माथुर द्वितीय तार सप्तक की कवित्री थी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो शकुंतला, और वे द्वितीय तार सप्तक की कवित्री थी। आगे देखते हैं। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो गिरजा कुमार माथुर का आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से संबंध रहे इनके। गगनांचल पत्रिका के संपादक। इन्होंने द थ्योरी ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंटलिज्म इन हिस्ट्री पोइट्री नामक लेख लिखा था। इनकी प्रथम कविता बिखरी स्मृतियाँ हैं। मैं वक्त के सामने हूँ काव्य संग्रह हेतु इन्हें 1991 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। सलाखा तथा व्यास सम्मान भी इन्हें दिया गया था। सलाखा तथा व्यास सम्मान भी इनको मिला था। आगे देखते हैं। अब देखेंगे इनके काव्य संग्रह कौन कौन सा है। एक इनका रचना है जन्म कैद, इनका नाट्य संग्रह है। मुझे और भी कहना है काव्य कृति का इन्होंने संपादन किया है। मुझे और भी कहना है इसका संपादन किया था। जन्म कैद इनका नाट्य संग्रह है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए काव्य संग्रह का कौन कौन सा है। मंजीर 1941 में है। नास और निर्माण 1946 में है। धूप के धान 1955 में है। शिलापंख चमकीले 1961 में है। जो बंध न सका 1968 में है। भीतरी नदी की यात्रा और भी इनकी रचनाएं हैं। तो देखते हैं। पृथ्वी कल्प खंड काव्य है। असिद्ध की व्यथा, छाया मत छूना, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, इनका काव्य संग्रह है सब, जितने भी सब महत्वपूर्ण हैं। अब देखेंगे दूसरे रचनाकार धर्मवीर भारती जी को। धर्मवीर भारती जी को देखेंगे। इनका जन्म 1926 इलाहाबाद में हुआ था। इन्हें प्रेम का कवि कहा जाता है धर्मवीर भारती को। बच्चन सिंह इन्हें व्यक्ति स्वतंत्र का पक्षधर कवि मानते हैं। इन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। अभ्युदय, संगम, निकष आदि पत्रिकाओं से ये जुड़े थे धर्मवीर भारती। नई कविता का सूत्रपात करने वाली संस्था परिमल से भी ये जुड़े थे। 1960 में धर्मयुग पत्रिका की ये संपादक भी बने। कब बने थे? 1960 ईस्वी में। तो आगे देखते हैं। इनका काव्य गीतात्मक है। इनका काव्य कैसा? तो गीतात्मक है, जिस पर गजलों का भी प्रभाव है। इन्हें पद्मश्री, साहित्य अकादमी, रत्न, सर्वश्रेष्ठ नाटककार, भारत भारती व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। इन्होंने हिंदी साहित्य कोश के कुछ अंशों का संपादन भी किया है। आगे देखते हैं। देखेंगे इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। तो ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में है। 7 गीत वर्ष, इनके जितने भी काव्य संग्रह सब महत्वपूर्ण हैं। 1959 में है। कनुप्रिया 1959 में है। सपना अभी भी 1993। आद्यंत 1999। मेरी बाड़ी, गैरी वचना, ये भी महत्वपूर्ण है। जितनी भी काव्य इनकी रचनाएं सब महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे 7 वर्ष गीत में संकलित कविताएं कौन कौन सी है। तो प्रमथ्यु का गाथा, नयारस, पराजित, पीढ़ी का गीत, धूल भरी आधी का गीत, जिज्ञासा, उत्तर नहीं हूँ, फागुन के दिन की एक अनुभूति, और बाणभट्ट, बृहल्ला, टूटा पहिया, आस्था, इतने दिन बाद। ये क्या है? 7 गीत वर्ष में संकलित कविताएं हैं। अब देखेंगे इनका नाटक जो अंधा युग है, काव्य नाटक है। धर्मवीर की गद्य रचनाएं देखते हैं। रिपोर्टाज, युद्ध यात्रा, मुक्त क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का मोर्चा। एकांकी कौन सा इनका है? तो नदी प्यासी थी कि, तो ये एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी, ये भी महत्वपूर्ण रचना इनकी है। आगे देखते हैं। देखेंगे शोध प्रबंध रचना की कौन सी है। तो सिद्ध साहित्य, यात्रा विवरण, वृत्तांत यात्रा चक्र, पत्र संकलन, अक्षर अक्षर यज्ञ, ये पत्र संकलन इनका है। अनुवाद, आस्कर वाइल्ड की कहानियाँ,
उसका अनुवाद किए थे। देशांतर, ये किस देशों की कहानियाँ हैं इसमें देशांतर में। आलोचना, प्रगतिवाद एक समीक्षा, इनकी आलोचनात्मक रचना है प्रगतिवाद एक समीक्षा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनका निबंध कौन कौन सा है। ठेले पर हिमालय बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसको मोस्ट लगा लीजिए आप लोग। निबंध के अतिरिक्त यह अन्य विधा भी इसमें है। पश्यंती, साहित्य विचार और संस्कृति, शाब्दिता, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कहानी कहानियाँ निबंध विधा की इनकी रचना है, सब महत्वपूर्ण है। कहानी संग्रह, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। आगे देखते हैं। तो इनका जितना भी है, धर्मवीर भारती की जितनी भी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।